देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। इसे देखो, इन्वेंट्री हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन बाकी है। एक है इलास्ट्रेशन 9 और एक इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, और एक डिफरेंस और एमसीक्यू बाकी है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग इलास्ट्रेशन 9 देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला है। बोल रहा है कि ए ट्रेडर prepared his account on 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th April, on which date total cost of goods in his godown came to 50,000। तो बोल रहा है कि नॉर्मली तो 31st मार्च को ही जो है अपना स्टॉक काउंटिंग कर लेता है, बट किसी वजह से कर नहीं पाया। और कब किया है? 15 अप्रैल तक नहीं हुआ था। ठीक है, टिल 15 अप्रैल, यही तो बोला है। कुड नॉट बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल ऑन विच डेट। अच्छा, मतलब उतने दिन तक नहीं हुआ, बट उस दिन को कैलकुलेट किया तो फिर कितना आया है? 50,000। द फॉलोइंग फैक्ट्स वेयर एस्टेब्लिश बिटवीन 31st मार्च से लेके 15 अप्रैल तक जो भी फैक्ट्स है वो हमें बोला गया। ठीक है, तो पहले इतना लिख ले यहाँ पे। अच्छा, नॉर्मली कब होता है? 31st मार्च। ईयर कौन सा है? 22। लेकिन 15 अप्रैल 2022 को स्टॉक काउंटिंग किया, उस दिन इनका क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है? देखो यहाँ तक तो बस इतना ही बोला है। फिर बोल रहा है जो फैक्ट्स है, बोल रहा है कि 31st मार्च से लेके 15 अप्रैल तक सेल्स है 41,000, इंक्लूडिंग कैश सेल 10,000। अब बोलो, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि स्टॉक काउंटिंग करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2022। मतलब हम लोग, हाँ, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकाल के देना है इस डेट में कितना होना चाहिए था। ठीक है, क्या इसके लिए हम लोग का सेल का कैश सेल है या क्रेडिट सेल, इससे कोई लेना देना होना चाहिए? नहीं, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है हम लोग को। ठीक है, इससे क्या लेना देना? हम लोग का तो स्टॉक आउट होगा ना, चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो। नॉर्मल अकाउंटिंग जो प्रोसेस है। और अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेशली बोल रहा है तो बात अलग है। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें बोला था इनवॉइस रेज होने से परचेस मानो और स्टॉक आउट होने से ही सेल्स और सेल्स रिटर्न मानना है। ठीक है, तो यहाँ तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बोला है। आगे पढ़ेंगे तो दिख जाएगा तुम लोग को। तो सेल्स कितना है? 41,000। तो सेल्स हुआ है तो स्टॉक आउटफ्लो होगा, तो इसके साथ कैश सेल और क्रेडिट सेल का क्या लेना है? ठीक है, फिर बोल रहा है परचेस 5,034 इंक्लूडिंग कैश परचेस। तो फिर से वही कंफ्यूज करने के लिए, कैश परचेस से हमारा क्या लेना देना? परचेस हुआ है तो स्टॉक इनफ्लो हुआ है, मतलब स्टॉक हमारे पास आया। ठीक है, परचेस 5,034। फिर देखो बोल रहे सेल्स रिटर्न 1,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देते, सेल्स के पास लिख देते सेल्स रिटर्न 1,000। फिर देखो बोल रहा है on 15th March goods of the sales value of 10,000 were sent on sale or return basis to a customer। सबसे पहले 15th मार्च को बोल रहा है कि अप्रूवल बेसिस पे सेल किया गया है, कितने का? 10,000। तो 15th मार्च कब होगा? इसके आगे है ना। अगर ये मान लो 1st मार्च है तो 15th मार्च किधर आ जाए? यहाँ पर 15th मार्च 2022 को क्या हुआ है? ₹10,000 का सेल हुआ है। सेल ऑन, नॉर्मल सेल नहीं है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का सेल है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, फिर देखो क्या बोल रहे हैं।
द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, तो अप्रूवल डेट कब है, कितने दिन के अंदर कस्टमर को बता देना है लेना है कि नहीं लेना है, 4 वीक। तो 4 वीक मतलब कितना डेज हो, 28 दिन, 4 7 8, 28 डेज होगा ना, 1 वीक में 7 डेज, तो 15 मार्च के बाद 28 दिन मतलब कौन सा डेट होगा, 13 होगा फिर 12 होगा, 31 है ना। देखो अगर हम लोग 31 से 15 को लेस कर देते, क्योंकि मार्च 31 का होता है, तो 16 दिन इधर हुआ, हम लोग को कितना है, 28 दिन चाहिए। तो 16 में और कितना लगाने से 28 हो जाएगा, और 12 दिन, तो 12 अप्रैल। ठीक है, तो 12 अप्रैल कहाँ आएगा, ये 15 अप्रैल के आगे है ना, 15 अप्रैल के आगे कोई भी एक डेट 12 अप्रैल होगा, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 12 अप्रैल 2022 ये वाला है इस सेल का अप्रूवल डेट। ठीक है, मतलब इतने तारीख के अंदर बता देना लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है कि अच्छा, अब यहाँ बोला है द पीरियड ऑफ अप्रूवल भी, अच्छा, ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। अब जो कस्टमर को ये गुड्स बेचा था उसमें से 40% उसने रिटर्न कर दिया है 10th अप्रैल। पहला बात है कि 10th अप्रैल कहाँ है, इसके भी आगे 10th अप्रैल में इसमें से कितना स्टॉक रिटर्न हो गया है, 40% रिटर्न कर दिया है उसने। 40% मतलब कितना हो जाएगा, 4000। 10,000 का 40% मतलब कितना हो जाएगा, 4000। 4000 उसने रिटर्न कर दिया है, तो अप्रूवल के लिए कितना परसेंट सेल बच गया, 60%। यानी कि अब 6000 का सेल जो है उसको अप्रूवल कब करना है, उसको 12 तारीख के अंदर, 12 अप्रैल के अंदर करना है। ठीक है, लास्ट डेट हो जाएगा 12 अप्रैल। अच्छा, अभी भी स्टिल टू बी अप्रूव्ड, स्टिल टू बी अप्रूव्ड, अभी भी अप्रूव्ड होना बाकी है। और ये रिटर्न हो गया, मतलब इसका कंफर्म हो गया कि 4000 और नहीं लेने वाला है, 6000 लेगा कि नहीं लेगा 12 तारीख को बताएगा। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है देखो अप्रूविंग द रेस्ट, मतलब क्या कर दिया, लेगा बोला, अप्रूव कर देने का मतलब क्या हो गया, बोल रहा है कि लेंगे, रेस्ट मतलब बाकी बचा हुआ, तो बचा हुआ कितना था 6000, ये पूरा लेना है उसको। और उसका बिल कब बनाया हम लोगों ने, 16 दिन। तो ये स्टिल टू बी अप्रूव्ड था, और अब अप्रूवल डेट पे क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, उसने अप्रूव्ड कर दिया, और उसका बिल हम लोगों ने बनाया, इस अप्रूव्ड सेल का बिल हम लोगों ने कब बनाया, 16 अप्रैल, 15 तारीख के जस्ट नेक्स्ट वाला डे 16 अप्रैल होगा, इस दिन बिल हुआ है, बिल बनाया है। ठीक है, जो सेल हुआ है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का जो अप्रूवल हो गया उसका बिल हम लोगों ने 16 अप्रैल को बना दिया है। ठीक है, अच्छा, अब ठीक है, यहां तक हो गया। द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, मतलब ये जो ट्रेडर है ये कंसाइनमेंट में गुड्स भी बेचता है, मतलब ये यहाँ पर कंसाइनी है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है इसको गुड्स मिला था कितने का, 8000 का, तो इसको गुड्स जिसने दिया वो कौन होगा, कंसाइनर। तो ये अपना सामान भी बेचता है, दूसरे का सामान भी कमीशन में बेच देता है, मतलब कमीशन एजेंट का भी काम करता है। कितना स्टॉक लिया था, कितने कब लिया था, मार्च में। ठीक है, तो सबसे पहले ये मार्च का जो मंथ देख रहे हो, इसमें और एक चीज लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ₹8000, ये कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड कि हम लोग को कॉस्ट में दिया हुआ है कि 8000 का सामान देने वाले ने दिया, बोला बेच देना, इस पे प्रॉफिट लगा के। ठीक है, अब इसने क्या किया, 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च। ठीक है, इसमें से 20,000 नहीं, 20%, इसमें से 20% सोल्ड आउट हो गया है। ठीक है, कब हुआ है, 31 मार्च तक हो गया, 31 मार्च के अंदर हो गया, तो 20% मतलब
$1,600, ठीक है, ये बेच दिया इसने, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि एंड अनदर 50% बाई 15 अप्रैल, और दूसरा 50% का बात कर रहा है, 50% भी बिक गया, एंड अनदर 50% मतलब वही सोल्ड आउट का बात कर रहा है, 50% सोल्ड आउट हुआ है 15 अप्रैल 2022, तो 50% मतलब 4,000, ठीक है। और कुछ नहीं बोला है, दिस सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एवर सेल। बोल रहा है कि ये जो बेचा है इसने 50% और 20%, ये सेल में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कौन से वाले सेल में, 41,000 वाले सेल में ये सेल उसने नहीं दिखाया है। एक्चुअली दिखाता भी नहीं है, क्योंकि ये इसका पर्सनल बिजनेस का सेल है, और वो अगर दिखाना भी है तो वो कंसाइनमेंट में दिखाता है, ठीक है। तो जो भी हो, क्योंकि वो उसका सेल होता नहीं है, तो वो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, हमें इतना बता दिया। गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, तो जीपी कितना है, 20% ऑन सेल्स। जीपी का मतलब सेल पे ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल लिखा है तो इसीलिए मैंने जीपी लिख दिया है, ठीक है। और ये सेल, ये और एक चीज लिख देते हैं, ये दोनों सेल नॉट इंक्लूडेड इन, कितना था वो, 41,000 में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, और इसका एक पार्ट और बच गया, 20, 50, और कितना बचा, 30% यानी कितना हो जाएगा, 8 3 24। ये क्या है, ये है स्टील विथ ट्रेडर, जो यहाँ पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, कंसाइनी बेसिस पे, है ना। ये कंसाइनी है, दूसरे का सामान लेके बेचता है, जिसमें से 2400 का सामान इसके पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन का स्टोरी। हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला ना, क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग को क्या निकालने बोला है, इस डेट का क्लोजिंग स्टॉक। इतना कुछ तो बोल दिया है, लेकिन निकालना क्या है, इस डेट का क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, सबसे पहले ये सोचो कि मुझे अगर इस डेट का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो मुझे क्या, किस तरीके से सोचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो, मुझे ये इस डेट का स्टॉक पता है, कहा गया, ये 15 अप्रैल का पता है, 15 अप्रैल का स्टॉक कितना है, 50,000। मुझे यहां से यहां आना है, ठीक है। तो मेरे अब 31 और 15 में ओपनिंग डेट कौन सा, 31, क्योंकि वो मार्च है ना। 31 के हिसाब से मत जाओ कि 31 मतलब तो क्लोजिंग होता है, अरे वो मार्च है, ये क्या है, अप्रैल। तो मुझे अप्रैल का डेटा दिया है, मुझे मार्च में आना है, तो मुझे क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है, मुझे किस में आना पड़ेगा, ओपनिंग में आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग से अगर मुझे ओपनिंग में आना पड़ेगा, तो बोलो कौन, कैसे फॉर्मूले को अरेंज करोगे। हाँ, तो बोलो क्या लिखोगे। पहले नॉर्मल वाला लिखो, तो फिर समझ जाओगे ना क्या लिखना पड़ेगा। Closing not closing plus COGS plus purchase. हाँ, ठीक। हाँ देखो, तो हम लोग को क्या, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल होता है क्लोजिंग स्टॉक। यही तो हम लोग पहले दिन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, ओपनिंग डेट का स्टॉक निकालना है। तो क्यों ओपनिंग डेट हो रहा है, क्योंकि जो टाइम लाइन है उसके हिसाब से ये ओपनिंग डेट हो रहा है, तो मुझे ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, मतलब मेरा कौन सा 15 अप्रैल का डेटा लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे सीओजीएस और लेस कर देंगे परचेस, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि मेरे पास प्रीवियसली कितना स्टॉक था। तो जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है वो भी मेरे पास प्रीवियसली था, जो मैंने बेच दिया वो भी मेरे पास प्रीवियसली था, बस जो मैंने खरीदा वो मेरे पास प्रीवियसली नहीं था, इसीलिए परचेस लेस हो जाएगा। अब इसको हम लोग को यहाँ पर बस अरेंज करके लिख के दिखाना है, ठीक है। तो लिखो, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसको तुम लोग क्लोजिंग भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, एज ऑन 31, मतलब ऐसे केस में डेट दे देना सबसे अच्छा है, 31 मार्च 2020। तो यहाँ देखो, हमें नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एबनॉर्मेलिटीज है ही नहीं, एबनॉर्मल कोई स्टॉक तो हम लोग का है ही नहीं ना।
अच्छा, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक से। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब 15 अप्रैल वाला, तो वो कितना है हम लोग के पास? ठीक है, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल 2022, 50,000। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या करना है? सीओजीएस। देखो ना, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है सीओजीएस। अब सीओजीएस कैसे मिलता है? सेल से प्रॉफिट लेस करके, है ना। तो सेल्स हम लोग का कितना है? 41,000। सेल्स रिटर्न कितना है? 1,000। तो सबसे पहले तो सेल्स का क्या करोगे? नेट सेल, क्योंकि जो सेल हुआ ही नहीं उसका क्या सीओजीएस निकाल। क्योंकि देखो सीओजीएस का मतलब वो स्टॉक जो बिक गया, तो जो रिटर्न हुआ वो बिका थोड़ी है, नहीं। तो फिर मुझे सीओजीएस अगर निकालना है तो मुझे नेट सेल निकालना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे सेल्स 41,000, उसमें से लेस क्या कर देंगे? सेल्स रिटर्न या रिटर्न 1,000। ठीक है, तो बचा कितना? अच्छा, अब ये सेल का प्रॉफिट कितना है? देखो ये सेल में कोई और तरीके का सेल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये अप्रूवल बेसिस का अगर सेल देखोगे तो इसमें देखो रिटर्न हो गया, एक तो हम लोग का रिटर्न हो गया, तो उसमें तो उन्होंने कैंसिल एंट्री कर दिया होगा जो इस सेल में इंक्लूडेड नहीं होगा। और दूसरा वाला जो अप्रूवल हुआ है वो हम लोग का हुआ है कब? 12 अप्रैल को। और उसका बिल कब बना? 16 अप्रैल को उसका बिल रेज हुआ। ठीक है, तो वो तो अप्रूवल हुआ है, तो जब तक बिल नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन एंट्री तो होगा नहीं। बिल बनेगा तब। वो तो कस्टमर ने फोन पे बता दिया हाँ मुझे लेना है, तो अभी उसमें लेना है बोलने से क्या एंट्री होता है? नहीं ना, जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बिल नहीं बनेगा, चाहे वो कैश सेल हो चाहे वो क्रेडिट सेल हो, बिल बनेगा तब ना। तो इस सेल में ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें से क्या हटाएंगे? प्रॉफिट। ये तो हम लोग का नेट सेल हो गया ना, अब इसमें से प्रॉफिट हटाओगे तो ये नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं? 20% ऑन सेल। तो एट द रेट ऑफ 20% कितना हो जाएगा? 8,000। तो कितना हो गया सीओजीएस? 32,000। अच्छा, अब यहाँ पर, अच्छा एक चीज मैंने थोड़ा सा गलत बता दी, ठीक है चलो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये सीओजीएस आ गया कौन सा वाला सेल का? 41,000 वाला सेल का। अब और कौन सा सेल है? देखो, एक जो कंसाइनमेंट वाला सेल है, एक अप्रूवल वाला सेल है। कंसाइनमेंट वाला सेल कितना है? 1,600 और 4,000। ये तो इस सेल में इंक्लूड है ही नहीं। तो जो मेरे सेल में इंक्लूड है ही नहीं वो अलग से इन्होंने सेल दिखा रखा है। तो क्या उसका इम्पैक्ट इस क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने पे आया होगा? सोचो, अगर मैंने सेल दिखाया होता है तो सेल हो जाने पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम दिखेगा। लेकिन मैंने अगर इस सेल को इंक्लूड किया ही नहीं है 41,000 में, क्या उसका इम्पैक्ट 50,000 में आया होगा? उसके बाद चलो देखो, नहीं आया होगा ना। मतलब ये सेल अगर मैंने इंक्लूड किया नहीं है, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है किसमें इंक्लूड नहीं किया है? इसमें। ठीक है, ये 41,000। तो जब ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हुआ तो फिर सेल को माइनस करके ना क्लोजिंग स्टॉक आया। मतलब सेल नहीं माइनस हुआ, सीओजीएस माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक आया। क्वेश्चन तो सीओजीएस देगा नहीं, वो तो तुम लोग से करवाएगा ना। तो सेल्स दे दिया है। तो क्या ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने में ये कंसाइनमेंट वाले का इम्पैक्ट आया? 1,600 और 4 नहीं आया, तो फिर उसका यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट करना जरूरी है? नहीं करना पड़ेगा। तो उसका नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अभी थोड़े देर पहले जो आप बोल रहे थे मेरे से एक गलत हो गया। देखो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में जो रिटर्न हो गया, जो रिटर्न हो गया वो कैंसिल हो गया सेल, वो हमारा 41,000 में इंक्लूड है कि नहीं हमें कुछ बोला नहीं है। बात समझ रहे हो? मतलब 10 अप्रैल को उसने बोला कि हम 4,000 का स्टॉक नहीं लेंगे, लेकिन ये सेल्स रिटर्न तो 1,000 दिख रहा है, तो ये 4,000 तो इसमें इंक्लूड हो नहीं सकता है। 1,000 में 4,000 कैसे इंक्लूड होगा? नहीं होगा ना। अच्छा, इसका मतलब इंक्लूड नहीं है। और হ্যাঁ, মানে ওরা তো শুধু ক্যান্সেল এন্ট্রিটা করে না। मतलब जब सेल्स जब रिटर्न कर देता है, देखो इसको कब बताना था लेना है कि नहीं? 12 अप्रैल। उसने 10 तारीख को ही क्या बोल दिया? मुझे नहीं लेना है। तो सेल का जो एंट्री हुआ तो वो कैंसिल हो जाता है, तो सेल्स रिटर्न में वो आता है। लेकिन यहाँ सेल्स रिटर्न कितना दिखाया है? 1,000। तो इसका मतलब ये 4,000 तो इसमें इंक्लूडेड
नहीं है। तो इसका मतलब देखो ये आने से भी कहाँ आता, एज ए सेल्स रिटर्न आता। सोचो ये आने से भी कैसे आता, सेल्स रिटर्न। तो अगर सेल्स रिटर्न में इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब सेल्स में तो वैसे भी नहीं होगा, सेल्स को तो लेस करके ही उसने दिखाया होगा। नहीं समझ में आया? जब हम लोग सेल किया है 10,000 का, तब इसका क्या एंट्री किए थे, डेटर टू सेल, नॉर्मल एंट्री। जब रिटर्न हो गया तो सेल्स टू क्या कर दिए, डेटर, कितना, 4,000 4,000। तो जब सेल्स रिटर्न में ये नहीं दिखाया है तो फिर इसका मतलब इसका यहाँ पर कोई इंक्लूड नहीं किया है, तो फिर इसका भी ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो हम बोल रहे थे ये वाला पॉइंट कि 60% जो सेल हुआ है वो अप्रूव कब किया उसने, 12 तारीख को ही किया, लेकिन उसका बिल कब बना है, 16 को, और हम लोगों ने स्टॉक टेकिंग कब किया है। तो जब अप्रूव हुआ तब तो ये सोल्ड आउट ही था ना, जब अप्रूव्ड हुआ ये सेल बोल के ही था, डेटेड टू सेल। तो फिर ये जो सेल हम लोगों ने किया ये इसमें इंक्लूड है ऐसा हमें नहीं बोला है, जो कि मैंने पहले भी बोला कि 41,000 में ये 6,000 इंक्लूड नहीं, क्योंकि इसको अलग से बोल रखा है कि ये अलग सेल है, और ये 10,000 का जो अप्रूवल है वो अलग से बोल रखा है। लेकिन ये सेल का भी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीओजीएस। नहीं समझे, क्यों नहीं निकालेंगे? अगर इसका सीओजीएस नहीं निकालोगे तो कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग स्टॉक, मतलब इस डेट में हमारे पास कितना स्टॉक था, क्योंकि 50,000 तो बचा हुआ है। तो 50,000 में वो सारे स्टॉक ऐड करोगे ना जो बेच दिया था, तब तो पता चलेगा कि इस डेट पे हमारे पास कितना स्टॉक। नहीं समझ में आया? 15 अप्रैल को जो बैक में जाएंगे ना, हाँ, 15 अप्रैल को मेरे पास 50,000 का स्टॉक है, ठीक है। अब 15 अप्रैल को जो मेरे पास 50,000 का स्टॉक है उसको क्या करना है, वो कैसे आया होगा, वो तो मेरा यहाँ पर जो स्टॉक था उससे सेल, मतलब सीओजीएस लेस करके और परचेस वर्चेस ये सब एडजस्ट करके आएगा। तो अब हम तो रिवर्स में जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ का स्टॉक ढूंढना है। तो जब मुझे यहाँ का स्टॉक ढूंढना है तो मुझे सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मैंने बेच दिया वो ऐड करेंगे, तब ना पता चलेगा कि यहाँ पर कितना स्टॉक था। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या स्टॉक बेचा, तो हम लोगों ने देखो एक 41,000 का बेचा, इसका सीओजीएस निकालोगे। एक 10,000 का बेचा, इसका सीओजीएस निकालोगे। लेकिन इसका पूरा सीओजीएस नहीं निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4,000 का रिटर्न हो गया। 8,000 बेचा, इसका सीओजीएस निकालना पड़ सकता था। लेकिन ये भी देखो क्या हो रहा है, ये कब बेचा है हम लोगों ने, एक तो 31st को, एक 15th को। लेकिन ये डेट को छोड़ो, ये देखना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 41,000 में क्या है, इंक्लूडेड है ही नहीं। अब देखो जो 31 मार्च को बिक गया उसके साथ हमारा क्या लेना देना, वो तो इस डेट को बिक गया, हम लोग तो इस डेट का निकाल रहे हैं, ये उसके पहले बिका है ना, तो इस डेट के साथ उसका तो कोई लिंक है नहीं। नहीं समझे? 31st, और ये 15 अप्रैल को जो बिक रहा है, ठीक है, ये कंसाइनमेंट सेल है, तो ये 15 अप्रैल, पहला बात है देखो ये, और इसमें और एक पॉइंट भी है, ये स्टॉक, ये जो इसके पास स्टॉक आया इसमें से इसने जितना भी बेच दिया, जितना भी इसके पास रहा, पहले बोलो क्या ये इसका ओन स्टॉक है? नहीं, ये किसका स्टॉक है, किसी और का, जो अपने पास रख के वो बेच रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये अपने गोडाउन में ही उस स्टॉक को रखा होगा? हाँ, तो फिर वो 50,000 के काउंटिंग में काउंट कर लिया होगा, ठीक है। तो फिर हमें उसको एडजस्ट करना चाहिए। तो एडजस्ट कैसे करोगे, अगर कोई स्टॉक सेल हो गया उसका सीओजीएस एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो स्टॉक सेल हुआ है वो बोल रहा है इस सेल में इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर इसको हम लोग क्या करें, इसको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेल के हिसाब से यहाँ पर तो दिखाया है ही नहीं। 31 मार्च को सेल हो गया, और ये कब सेल हुआ है, 15 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का जो सेल है उसका सीओजीएस निकालेंगे। निकालो, सेल ऑन अप्रूवल कितना है, 60%, 6,000, ठीक है। अब लेस कर दो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 20%, तो कितना हो जाएगा, 1,200, तो कितना आएगा, 800, ठीक है। अच्छा, अब लेस क्या करोगे, परचेस, सीओजीएस ऐड कर दिया, अब लेस क्या करोगे, परचेस। तो परचेस कितना है, 5034, ठीक है। अच्छा, और कंसाइनमेंट का स्टॉक जो बिका नहीं है वो कितना है, 400। तो ये तो मेरा स्टॉक है नहीं जो 50,000 में इंक्लूड होके रखा है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस। तो लेस कर दो,
कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है 30% ऑफ 8,000 कितना हो जाएगा 2,400 तो कितना आ जाएगा देखो 79,366 79,366 79,366 ठीक है देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं देखो यहाँ पर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक जो कैलकुलेशन है हम लोग को यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोला था ठीक है तो यहाँ का डेट का जो स्टॉक है वो निकालने के लिए बोला था तो हम लोगों ने जब 15 अप्रैल को काउंट किया हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ था 50,000 अब यहाँ से अगर यहाँ आना है तो इस बीच में जितना भी सेल हुआ उस सेल को क्या करोगे ऐड तभी तो मुझे पता चलेगा यहाँ पर तो वो सेल तो बीच में हुआ तो यहाँ पर तो वो स्टॉक सारा मेरे पास था तो सेल तो ऐड होता नहीं है उसका क्या ऐड होता है सीओजीएस तो सीओजीएस ऐड करोगे किसमें इसमें और जितना भी नया कुछ खरीदा था उसको क्या कर दोगे लेस तब तो इस डेट में पता चलेगा कि मेरे पास कितना स्टॉक है तो मैंने वही किया सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया ये डेट का स्टॉक ले लिया ठीक है अब इसमें से ऐड करना स्टार्ट किया सीओजीएस सीओजीएस का मतलब वो सारा गुड्स जिस जो हम लोगों ने बेच दिया उसका कॉस्ट तो सबसे पहले कौन सा सेल था 41,000 अच्छा अब उसमें सेल्स रिटर्न जो है क्या उसका सीओजीएस निकालना चाहिए जो जो मेरा स्टॉक बिका ही नहीं उसका क्या सीओजीएस सीओजीएस का मतलब तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 1,000 तो सोल्ड आउट ही नहीं है 1,000 क्या हो गया रिटर्न तो मेरा सेल कितना हुआ ठीक है तो 40,000 का स्टॉक तो 31 मार्च को थोड़ी बिका था 40,000 का सेल थोड़ी ना 31 मार्च को हुआ था तो उस दिन वो स्टॉक अवेलेबल था लेकिन थोड़ी ना 40,000 में अवेलेबल था उससे प्रॉफिट क्या करोगे ठीक है तो कितना आ गया मतलब जो मेरा 40,000 का सेल है उसका एक्चुअल कॉस्ट मेरे लिए कितना है 32,000 का वो स्टॉक मेरे पास 31 मार्च को क्या था अवेलेबल था ठीक है तो वो मुझे क्या कर देना चाहिए ऐड अच्छा और कोई मैंने सेल किया है इस बीच में और कोई मैंने सेल किया चेक करो तो अप्रूवल बेसिस का 15 मार्च को सेल हुआ था लेकिन उसका सेल कंफर्म का मतलब सेल का एंट्री तो इसी डेट पे हुआ होगा ठीक है लेकिन उसका रिटर्न कब हुआ 10 अप्रैल को ठीक है उसका रिटर्न 10 अप्रैल को वो तो रिटर्न जो हो गया वो उसका तो सीओजीएस नहीं निकालना पड़ता है वो तो वैसे ही नेट सेल का जरूरत तो रिटर्न कितना भी हो उससे मुझे क्या लेना देना रिटर्न का तो मुझे सीओजीएस निकालना है ही नहीं जो सेल हुआ उसका निकालना है तो जो रिटर्न हो गया वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या है इंक्लूड है इंक्लूड है जो रिटर्न हो गया वो तो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो गया होगा क्योंकि उसने तो रिटर्न कब कर दिया 10 तारीख को तो जब 15 अप्रैल को स्टॉक काउंटिंग हुआ तो वो 4,000 का 4,000 नहीं उसको माइनस करके उसका कॉस्ट निकाला होगा उन्होंने वो तो सेल प्राइस है तो वो 50,000 में नहीं चला गया ऑटोमेटिकली वो तो उसके अंदर इंक्लूड है ऐसा मत सोचो कि 4,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ हमें नहीं करना है ना हमें सीओजीएस नहीं निकालना है तो ये 4,000 तो ऑटोमेटिकली किसमें इंक्लूडेड है इसमें लेकिन 4,000 के बेसिस पे नहीं है कितने के बेसिस पे होगा 4,000 से 20% लेस करो कितना होता है 800 कितना आएगा 3,200 उतने पे रिकॉर्डेड होगा ना स्टॉक निकाल रहे थोड़ी ना 4,000 पे रिकॉर्ड किया होगा सेल्स को कैंसिल किया फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक जब दिखाया तब उसको कॉस्ट में दिखाया जो कि क्या होगा 3,200 আমি ওরালি ক্যালকুলেট করলাম ভুলও হতে পারে একবার দেখে নিতে পারো 4,000 ইন্টু 20% 800 ही तो হচ্ছে हाँ तो वो इसमें इंक्लूडेड होगा इसीलिए इसका ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा अच्छा अब ये जो सेल था 15 तारीख का उसका अप्रूवल कब हुआ ठीक है तो ये सेल तो हुआ है ना ठीक है तो अगर मुझे 31 मार्च का निकालना है तो सेल का कंफर्मेशन कब हुआ 16 अप्रैल को बिल बना कंफर्मेशन कब हुआ 12 अप्रैल को तो क्या 50,000 के अंदर इसका इम्पैक्ट आया होगा बिल्कुल आया होगा जब मुझे पता चला कि मेरा ये क्योंकि सेल का एंट्री तो मैंने यहाँ पर दिया है ना अब जब वो कंफर्मेशन देगा तब हम लोग उसका बिल बना रहे 16 तारीख को बिल बनाए 16 अप्रैल को लेकिन मुझे 50,000 का इम्पैक्ट के हिसाब से सोचना है तो जब स्टॉक टेकिंग हुआ तो जो सेल हो गया वो तो हम लोगों ने काउंट नहीं किया होगा
वो तो कस्टमर के पास ही पड़ा हुआ है ना, सोचो ना, अप्रूवल बेसिस का सेल है तो वो स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है, कस्टमर के पास, तो वो तो सेल मान के बैठे हैं ना स्टार्टिंग से, तो उसका भी क्या निकालोगे, सीओजीएस, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ के हिसाब से निकाले तो मुझे तो जो सेल गुड सोल्ड आउट है उसका कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे 6,000 का जो कॉस्ट है उसको भी ऐड करना पड़ा, जो हम लोग का कितना आया 1200 प्रॉफिट लेस करके हाँ, तो वो ऐड कर दिया। तो देखो हम लोगों ने क्या कर लिया अब तक, क्लोजिंग स्टॉक में सीओजीएस ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ का स्टॉक पता करना है। अब इस बीच में अगर मैंने कोई परचेज किया है तो वो मुझे हटा देना है, क्योंकि वो तो यहाँ का स्टॉक को निकालने के लिए तो परचेज हटाना पड़ेगा। परचेज अगर इन द मीन टाइम, तो परचेज कितना होगा 5034, तो वो सिंपल हटा दिया। अब उसके बाद एक और चीज हटाया, क्या हटाया, ये 2400 का, क्यों हटाया, क्योंकि ये सामान उसने अपने गोडाउन में ही रखा होगा, तो ये 50,000 में इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको हटा दिया। और बाकी इसका सेल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने वो 41,000 में इंक्लूड किया नहीं है। लेकिन इसने क्योंकि ये 50,000 में इंक्लूड किया, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना 2400 का कुछ, तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला स्टॉक काउंटिंग के टाइम पे ऑटोमेटिकली स्टॉक के अंदर ये वाला क्या हो गया होगा, काउंट हो गया होगा, तो इसीलिए हम लोग उसको लेस करते रहे। और क्वेश्चन खुद बोल दिया है कि ये 41,000 के सेल में इंक्लूडेड नहीं था, तो इसका सीओजीएस एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला इलास्ट्रेशन 10। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 वाज कंप्लीटेड बाय 10th अप्रैल। तो 31st मार्च का कैलकुलेशन कब कंप्लीट किया इन्होंने, 10th अप्रैल को। द वैल्यूएशन ऑफ which showed a inventory figure of 16,75,000। तो 10th अप्रैल को कितना दिख रहा है, ठीक है, चलो पहले इतना लिख लो, इलास्ट्रेशन 10। एक डेट क्या होगा 31st मार्च 2022, और दूसरा हो जाएगा 10th अप्रैल 2022। तो इस दिन कितना स्टॉक दिख रहा है, 16,75,000, ठीक है, 16,75,000। अच्छा, अब बोल रहा है एट कॉस्ट एज ऑन द कंप्लीशन डेट, कॉस्ट में ही दिखता है, बोल दिया है, अलग बात है, आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो अकाउंटिंग ईयर एंड डेट कौन सा है, ठीक है, टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग वो कितना है 10th अप्रैल, मतलब यहां से लेके यहां तक का बात हो रहा है, ठीक है। क्या बात हो रहा है, बोल रहा है कि सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर क्यों बोला है, क्योंकि 31st मार्च 22 के बाद का पीरियड तो नेक्स्ट ईयर ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर क्या बोला है, सेल कितना हुआ है 68,750, प्रॉफिट मार्जिन कितना है 33.13%, 33.33% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स कितना है 68,750, ठीक है, और जीपी कितना, जीपी नहीं लिख सकते, कॉस्ट के ऊपर बोल रखा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 33.33% ऑन कॉस्ट। अच्छा, फिर क्या बोला है देखो, परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर का जो परचेज है, मतलब वही पीरियड का, वो उसका कितना कॉस्ट है 90,000, लेकिन ये कैसे निकालना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ये कॉस्ट है लेकिन इससे क्या लेस करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि सप्लायर से डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो परचेज कितना है 90,000, और उसमें से क्या लेस करेंगे, लेस टीडी 10%, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड goods were added to inventory at the markup price of 3,000 in respect of sales return। अब इस लाइन का मतलब देखो, बोल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कौन से पीरियड का बात हो, यही वाला, ये यहां से लेके, बोल रहा है कि गुड्स वेयर एडेड टू इन्वेंट्री, बोल रहा है कि
स्टॉक में जो गुड्स ऐड करते हैं उसका मार्कअप, मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट लगा के जो प्राइस होता है, प्रॉफिट प्लस रेट मतलब सेल्स रेट, है ना। मार्कअप मतलब प्रॉफिट। तो मार्कअप प्राइस ऑफ 3000, मतलब ये 3000 फिर क्या प्राइस हो गया, सेल प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट प्लस वाला है, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो 3000 सेल प्राइस मेरा क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न तो सेल प्राइस में ही दिखाते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी को 10,000 का सामान बेचा, उसने वो रिटर्न कर दिया, तो पहले एंट्री कितने से करोगे, 10,000 से करो। पहले सेल किया था तो क्या एंट्री करोगे, डेटेड टू सेल कितना, 10,000 10,000। अब उसने रिटर्न कर दिया तो क्या एंट्री करोगे, सेल्स रिटर्न टू डेटर। हाँ, तो फिर सेल्स रिटर्न टू डेटर का अमाउंट क्या होगा, 10,000 ही होगा। मतलब यहाँ पे 3, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से क्या लिखोगे। तो सेल्स रिटर्न भी तो हम लोग सेल प्राइस पे ही बुक करते हैं। अब अगर उसको स्टॉक दिखाना चाहते हो तब उसमें से क्या लेस करो, फिर उसको क्या दिखाओ, फिर चेक करना कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर तो दिखाते। तो मार्कअप प्राइस मतलब बेसिकली ये मेरा क्या है, इतना कुछ बोल तो रखा है, ये कुछ नहीं, ये क्या है, सेल्स रिटर्न। सीधा बात है कि इस पीरियड में सेल्स रिटर्न कितना है, 3000, बट ऐसे करके लिखा है कि समझ में नहीं आएगा कि ये हमें क्या बोल रखा है, सेल्स रिटर्न बोल रखा है। और सेल्स रिटर्न अगर कभी भी सेल प्राइस में ना हो तो तुम लोग को सेल प्राइस में ट्रांसफर करके उसे माइनस करना चाहिए। समझ में आ रहा है, मान लो ये सेल प्राइस में नहीं होके ये कॉस्ट में होता तो तुम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो 68,750 से नहीं लेस कर पाओगे अगर वो सेल प्राइस में नहीं हुआ, कैसे लेस कर दो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वेयर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 11,250। बोल रहा है आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब कब, कौन से डेट का बात हो रहा है, ये वाला डेट। यहाँ पर तो इन्वेंट्री टेकिंग हुआ, ठीक है। इस डेट में क्या हुआ है, बोल रहा है इन्होंने, इनको ऐसा दिख रहा है कि देयर वेयर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो 11,250 which should be taken at 5,250 to ensure disposal to an interested customer। मतलब बोल रहा है कि हम, इनके पास क्या है, स्लो मूविंग आइटम है, ठीक है। स्लो मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम का मतलब जिसको हम लोग नॉर्मल प्राइस में बेच नहीं पाएंगे, मतलब जो स्टॉक निकलना क्या है, मुश्किल है। अरे जो फोर सेलिंग लाइन आइटम होता है ना, वही क्या होता है, स्लो मूविंग आइटम होता है। तो इनके पास जो स्लो मूविंग आइटम है उसका कॉस्ट कितना है, हाँ, इसका ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब कितने में खरीदा है इन्होंने, 11,250, ठीक है। अब क्योंकि ये ओल्ड स्लो मूविंग आइटम है तो इसको इन्होंने अभी कितने में ले रखा है, विच शुड बी टेकन एट 5,250, तो कितने से कम कर दिया, राइट ऑफ कितने से हुआ, अभी वैल्यू इन्होंने लिया है 5,250, तो कितना राइट ऑफ किया, हाँ, 6,000 क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। इतना करने पे एक कस्टमर है जो कि ये वाला स्टॉक इनसे क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है, खरीद लेगा। लिखो। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है फिर, ड्यू टू हेवी फ्लड certain goods costing 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer। तो सप्लायर ने स्टॉक तो भेज दिया लेकिन क्योंकि फ्लड हुआ था तो उन्होंने टाइम पे नहीं दिया। कितने का सामान था, 15,500 का, ये कॉस्ट में बता रखा है। मतलब जो ये ट्रेडर है ना, इसने जिस सप्लायर से खरीदा उसने ये सामान इसको कितने का दिया, 15,500, लेकिन देरी कर दिया तो इस वजह से कस्टमर का डिलीवरी डेट क्या हो गया, चला गया। मतलब इसके पास आएगा तब ना ये अपने कस्टमर को देगा। As a result, the customer refused to take delivery and net realizable value of the goods was estimated to be 12,500 on 31st March। तो बोल रहा है कि अब ये वाला सामान कस्टमर नहीं लेगा, बोल रहे हैं। तो अब इन्होंने ये सामान, इनके लिए बिकना मुश्किल है, मतलब होता है ना कस्टमर के डिमांड का चीज, अब दूसरा कोई ले ना ले तो इन्होंने उस चीज का दाम कम कर दिया। कितना कर दिया है, हाँ, तो ये चीज लिखो। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। 15,500 ओरिजिनल कॉस्ट है, उसको कितना माना है इन्होंने, हाँ, तो राइट ऑफ कितना होगा,
3000 से कम करना पड़ा इनको, ये वाला स्टॉक का वैल्यू 3000 से कम करना पड़ा। अच्छा, फिर बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट। बोल रहा है फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखाने के लिए स्टॉक कैलकुलेट करके दो, कब का? 31 मार्च 2022 का। मतलब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? तो अगेन देखो, मेरे पास 10 अप्रैल का डेटा है, मुझे यहाँ पर आना है, तो मेरे लिए ये वाला मतलब अकाउंटिंग टर्म में भले ही क्लोजिंग स्टॉक हो, लेकिन जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैसे करना है? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस, तो हम लोग का आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग डेट होता है किसी भी पीरियड का, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो हम लोग तो ओपनिंग डेट का निकालना है, ठीक है? तो हम लोग को निकालना क्या है? इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हमारे लिए 31 मार्च ओपनिंग हो गया, तो फिर क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस परचेज, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर जो डिफेक्टिव, अब हम लोग को कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है? और एबनॉर्मल में दो कॉलम बना लेंगे, एक स्लो मूविंग आइटम का, एक डिफेक्टिव आइटम, ठीक है? तो लिखो स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट showing valuation of inventory on 31st of March 2022. Particulars, normal, एबनॉर्मल में दो चीज जाएगा, एक लिखो स्लो मूविंग और एक लिख देते हैं डिफेक्टिव। क्यों लिख रहे हैं पता है? दोनों का जो प्रॉफिट वगैरह है ना, वो अलग अलग होगा, इसी वजह से। नहीं तो नहीं लिखने से भी होता, अभी लिखोगे तो समझ जाओगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कौन सा डेट वाला स्टॉक? 16,75,000, तो डेट कौन सा है? 10 अप्रैल। तो लिखो स्टॉक एज ऑन 10 अप्रैल 2022। तो टोटल स्टॉक कितना है? 16,75,000। तो टोटल कॉलम में लिखेंगे 16,75,000, ठीक है? अच्छा, अब ये जो स्लो मूविंग आइटम है, डिफेक्टिव आइटम है, क्या ये बिक गया है या फिर बोला है कि ऐसे करेंगे तो बिक बिक सकता है? कहीं पर भी बोला है बिक गया है? देख लो, हम फिर से दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर बोल दिया था कि इसको इतना लिया गया टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर, ताकि श्योरिटी आ जाए कि कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो बिक जाएगा, इतना एटलीस्ट कम करोगे तो। और ये डिफेक्टिव वाला भी देख लो, इसमें भी बोला है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन्होंने मान लिया कि अब ये 12,500 से ज्यादा में नहीं बिक सकता है। तो फिर ये 16,75,000 में क्या हम लोग का ये स्लो मूविंग आइटम और डिफेक्टिव आइटम इंक्लूडेड हुआ होगा? जब ये स्टॉक काउंटिंग हुआ है तो ये आइटम भी इंक्लूडेड है कि नहीं है? हाँ। तो फिर 16,75,000 में हम लोग बाइफर्केशन करेंगे, तो एबनॉर्मल आइटम में स्लो मूविंग आइटम कितना है? 250। और ये डिफेक्टिव वाला कितना है? हाँ, लेकिन हमें कौन से वैल्यू पे लेना चाहिए? सीओजीएस, सीओजीएस नहीं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट कितना है? 11,250। और इन्होंने एज्यूम क्या कर रखा है कि बेचना है तो कम से कम ये 6,000 और 3,000 कम करो, तब ना इतने इतने में बिकेगा। वो लाइन ही तो पढ़ा अभी इंग्लिश में, क्या पढ़ा? कि 11,250 है, उसको इन्होंने सोचा है कि 5,250 करेंगे तो इंटरेस्टेड पार्टी खरीद सकता है, तो फिर कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, तो वैसे होगा ना। तो अब मुझे एक चीज बोलो, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाला है, ये 16,75,000 में जो इंक्लूडेड है वो कितना है? 5,250 है कि 11,250 है? क्या लगता है तुम लोग? 5,250. 11,250। बोलो क्या इंक्लूडेड है?
जब ये फाइव क्लोजिंग टू 5250 ही ना इंक्लूडेड होगा, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर करके ही तो इन्होंने ये किया होगा, क्योंकि ये सब काम तो स्टॉक टेकिंग के पहले हुआ है। देखो क्या लिखा है, कहाँ चला गया, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड, जब इन्वेंट्री टेकिंग हुआ तो इनको मिला कि ये इतना इतना करके कम करना है, और हेवी फ्लड की वजह से ये कैसा हुआ। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखो, ये स्लो मूविंग लिखो, ओरिजिनल कॉस्ट ही लिखो। देखो ये एडजस्ट करके दिखा देते कितना है, 11,250, और ये ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 15,500। ठीक है, तो अगर ये दोनों टोटल करोगे तो एबनॉर्मल मिल जाएगा, तो टोटल से एबनॉर्मल लेस करोगे तो नॉर्मल आ जाएगा। बोलो कितना होगा, 11,250 और 15,500 कितना हो रहा है, उसमें से लेस करो 16,75,000, तो ये हम लोग का क्या हो गया, नॉर्मल। अब इसमें इसको इतने में इंक्लूड मानना है, क्यों मानना है, देखो देखो क्यों मानना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है, वही मैंने लाइन दिखाया कि कंफ्यूजन है ना, कि क्या करना है आफ्टर इन्वेंट्री टेक, मतलब ये कैलकुलेशन होने के बाद इन्होंने ये सारे स्टॉक का वैल्यू क्या किया है, कम किया है। तो जब 16,75,000 काउंट हुआ है तो कौन से वैल्यू के साथ हुआ होगा, और 15,500, इसीलिए उस वैल्यू में लेना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इनका वैल्यू राइट ऑफ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ कितने में हुआ है वो लिखो, रिटर्न ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसका कितना है, तो अब हम लोग को इसको ठीक करना पड़ेगा ना, तो कितने से कम करें, 9,000। हमारा ये स्टॉक को कितने से कम करेंगे, 9,000 से कम करेंगे। तो जो स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल 2022 होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 16,75,000 माइनस 9,000 करके जितना आएगा। तो अभी भी कर सकते हो, या फिर एकदम एंड में सारा चीज एडजस्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया मेरा बात, 16,75,000 में तो ये इतने इतने से इंक्लूड था, लेकिन जब उसका वैल्यू कम कर दिया है तो हम लोग को भी यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब इतने इतने से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर स्टॉक टेकिंग ये चीज हुआ है। ठीक है, अब क्या ऐड करना है, सीओजीएस। ठीक है, अब क्या ऐड करोगे, सीओजीएस। ये देखो सीओजीएस, तो सेल कितना है, रिटर्न कितना है, 3,000, तो सेल से सेल्स रिटर्न लेस करो, लेस करो, सेल्स कितना है, लेस कर दो सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल आ जाएगा कितना, 65,750। अब इसमें से लेस क्या करोगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, देखो ये 33.33% का मतलब कितना होता है, 33 and 1/3%, उसी का मतलब ही होता है 33.33%। चाहो तो कैलकुलेटर पे देख सकते हो, देखो 33.333, ये देखो ये हो गया, डिवाइडेड बाई 100 कर लो, ये देखो 0.33, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 1/3 का मतलब ही तो 0.33 होता है, इसका मतलब ही तो 1/3 होता है ना। तो 1/3 ऑन कॉस्ट, तो सेल के ऊपर कितना होगा, 1/4। ठीक है, यही तो सिखा है लास्ट क्लास, 1/4 होगा, तो 1/4 लगाओ कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग को सीओजीएस चाहिए, तो बोलो सीओजीएस कितना है, पहले टोटल कॉलम में लिखो 49,312। अब मुझे बोलो ये जो सेल है, क्या ये कोई एबनॉर्मल आइटम का सेल है, मतलब स्लो मूविंग नहीं, तो फिर यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल में आ जाएगा 49,312। ठीक है, तो अब लिखो टोटल स्टॉक अवेलेबल कितना होगा, इसमें से ये सीओजीएस ऐड कर दो इसमें, हाँ, और ये वाला कितना दिख रहा होगा, ये स्लो मूविंग आइटम 6,000, इसको राइट ऑफ कर दिया हम लोगों ने, 5250, इतना ही दिखना चाहिए ना, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, 15,500 माइनस 3,000, 12,500। तो नॉर्मल एबनॉर्मल मिला के हमारे पास टोटल कितना स्टॉक होगा,
17 ना 16,30 ना है, ठीक ही बोले तो 17,15,312, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, परचेज लेस, ठीक है, तो लेस करो परचेज। तो परचेज कितना था, 90,000, देखो ये देखो 90,000 था और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, तब तो नेट परचेज आएगा ना, लेस टीडी 10%, कितना होगा 9,081। तो परचेस, क्या इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज है, नहीं, तो फिर 81,000 पहले टोटल कॉलम में लिखो, एबनॉर्मल तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस हो जाएगा, बस हो गया टोटल का। और ये हाँ 16,16,562 स्टॉक एज ऑन 31st of March 2020। देखो इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का वो एबनॉर्मल और आइटम को कैसे करके लेना चाहिए उसको छोड़ दे अगर, तो बाकी तो कुछ भी नहीं था, सिंपल परचेज लेस हो गया, ट्रेड डिस्काउंट तो है तो फिर माइनस कर देंगे, और इधर हम लोग का सेल से सेल्स रिटर्न लेस हो के उसमें से हम लोग का सीओजीएस निकल गया, प्रॉफिट 1/4 करना पड़ा। समझने वाला पॉइंट बस ये इतना सा, ठीक है, समझने वाला पॉइंट क्या है कि देखो हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं तो नॉर्मली हमें क्या लेना पड़ता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो इसका मतलब 5250 और 12,500 में वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन ये सारा चीज आफ्टर स्टॉक टेकिंग हुआ है, इसीलिए 16,75,000 के अंदर ये अपने ओरिजिनल कॉस्ट में ही इंक्लूडेड था, ठीक है। तो उसके बाद राइट ऑफ हुआ, राइट ऑफ होने के बाद हम लोग का ये 16,75,000 अगर कोई चाहे तो यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकता है कि एक्चुअली 16,75,000 से हम लोग कैलकुलेट नहीं करके इसको -9,000 करेंगे, यहाँ 3,000 और यहाँ पर 6,000, ठीक है। अब देखो एबनॉर्मल आइटम तो कुछ भी नहीं बिका, इसीलिए ये सब क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से हमारे पास पड़ा हुआ है, और नॉर्मल आइटम जो हम लोग के पास था उसमें से क्या हुआ है, जो बिका है उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, और जो मिडिल में परचेस किया था उसको लेस कर दिया, तो हमें इस डेट का क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये एक डिफरेंस था ना, वो बताना है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल, ये बताइए, ठीक है। चलिए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम लिखो, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम, इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम, एक होता है पीरियोडिक और एक होता है परपेचुअल। पीरियोडिक का मतलब क्या क्या लगता है तुम लोग, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, हाँ किसी एक पीरियड को मेंटेन करते हुए, ठीक है, जैसे वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ठीक है, जैसे अगर हर मंथ पीरियोडिक चेकिंग होता है तो पूरे साल में कितना बार होगा, अगर 6 महीने में एक बार होता है 2 बार, ठीक है। हाँ अगर क्वार्टरली होता है तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो पीरियोडिक का मतलब, हाँ पीरियोडिक का मतलब ये, तो मतलब क्या होता है कि तो अब चेकिंग करने कौन जाता है, नॉर्मली जिनका ऑथोरिटी होता है, तो नॉर्मली क्या होता है ना, जो ऑडिटर लोग ऑडिट करने जाते हैं ना, तो जो प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं वो ऑडिट तो वो खुद तो जाते हैं नहीं, तो आर्टिकलशिप जो लोग करते हैं उनको भेजते हैं, ट्रेनिंग में जो रहते हैं ना तो वही जाके चेक वेक करते हैं, ठीक है। तो मेनली जो अथॉरिटी में रहेगा वही चेक करेगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक चेकिंग। तो क्या होता है, मान लो ये गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन के अंदर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, एंटर करने के बाद गोडाउन के अंदर एंटर करना है, एंटर करने के बाद काउंट करना है, मतलब 1 2 3 4 करके ही काउंट करना पड़ेगा कितना स्टॉक पड़ा। अब वो सब साइज में लगा हुआ रहता है लॉट्स में, जैसे मान लो ये इतने सारे रो है थोड़ी ना 1 2 3 4, जैसे एक जगह मान लो 5 ऐसे लगा हुआ है, ऐसा 4 कॉलम है तो 4 × 5 20, इस तरीके से, तो जो भी हो तो ऐसे करके कैलकुलेट कर लेता है वो लोग, पीरियोडिक सिस्टम में कैलकुलेट करता है, ठीक है।
तो ये सिस्टम जो है पीरियोडिक सिस्टम, तो क्या ये फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है? तो ये जो मेथड मैंने बोला ये स्टॉक टेकिंग का क्या मेथड है? फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट लिखो, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन। मतलब गोडाउन में जाओ, ये मान लो गोडाउन है, गोडाउन में एंटर करेगा, मान लो ये इंसान, इसका ऑथोरिटी है, तो ये एंटर करेगा, एंटर करने के बाद स्टॉक को काउंट कर लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉक टेकिंग। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक टेकिंग। तो फिर परपिचुअल में कैसा होता है? परपिचुअल में कैसा होता है कि इसका लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड। फिर हम समझाते हैं, इट इज बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड, फिर हम समझा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये डेली होता है। परपिचुअल का मतलब क्या होता है? जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, परपिचुइटी जिनका मैथ्स है याद है, ये लैंग्वेज वहां सीखा है, तो जैसे इनको चाहिए एक कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी बोलो। ठीक है, ये मान लो एक कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठेगा? जिसको आता होगा ये चलाना। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रहे, डेली रिकॉर्डिंग होता है इसमें। ठीक है, क्या रिकॉर्डिंग होगा? कितना स्टॉक आया, इसको क्या बोलते हैं? रिसीव। फिर कितना स्टॉक इशू हुआ, फिर कितना स्टॉक बच गया। ठीक है, बैठ बैठ के क्या करता है? सारा दिन इसमें, इस सॉफ्टवेयर में एंट्री करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? बुक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये डेली रिकॉर्डिंग चलता है यहाँ पर। ये कोई 6 महीने में, 4 महीने में, 1 महीने का बात नहीं है। हर रोज ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसका सारा रिकॉर्डिंग करते रहेगा। कौन? जिसको ये काम आता होगा। ठीक है, तो आप बोलो दोनों मेथड में सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है? পিরিয়ডিকটা সস্তা আর পারপেচুয়ালটা সস্তা। हाँ, पीरियोडिक क्या है? सस्ता होगा ना। अरे कंप्यूटर खरीदने का पैसा नहीं लगता है, उसमें एक सॉफ्टवेयर डलवाने का पैसा नहीं लगता है। अब वो सॉफ्टवेयर क्या हर कोई चला सकता है? काउंटिंग तो फिर भी कोई ना कोई कर लेगा, एटलीस्ट 1 2 3 4 आता है तो कर ही लेगा ना। लेकिन इसमें तो हम लोग को एक स्किल्ड पर्सन को बैठाना पड़ेगा, जिसको आता होगा ये मैनेज करना। वहां तो कुछ आता है सॉफ्टवेयर को यूज करना, तब ना कर पाओगे। नहीं आता है तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ऐसा कितना नया नया सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है, तो ट्रेनिंग का खर्चा नहीं होता है कंपनी का। ठीक है, तो वही चीज, तो फिर ये वाला क्या हो गया? ये महंगा और ये सस्ता मेथड है। ठीक है, तो महंगा है तो कौन करता होगा? बड़ा बड़ा कंपनी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें इसको लिखे क्या हम? लिखो, दिस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। और इसमें लिख दो, इट इज कॉस्टलियर मेथड। ये मेथड महंगा है। ठीक है, अच्छा, अब बोलो नेक्स्ट पॉइंट, किसमें इन्वेंट्री को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है? मतलब कंट्रोल मतलब सारा डिटेल सही तरीके से कौन सा मेथड हमें दे सकता है, पीरियोडिक वाला कि परपेचुअल? क्योंकि उसमें डेली होता है। ठीक है, यहाँ तुम 6 महीने में, हाँ परपेचुअल वाला ये हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा कंपेयर टू पीरियोडिक वाला। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 2 महीने में, 3 महीने में एक बार जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है देखो, और उसका भी पॉइंट आएगा। जैसे मान लो 1 महीना पहले गए थे, 100 यूनिट पड़ा हुआ था। ठीक है, अब मान लो फिर 1 महीने बाद जा रहे हो तो वहां 80 यूनिट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या मानोगे? 20 यूनिट क्या हो गया, क्या मानोगे? कंज्यूम। लेकिन जरूरी तो नहीं है, हो सकता है 15 कंज्यूम हुआ है, 5 चोरी हो गया। कैसे पता करोगे? पता तो नहीं कर सकते। कैसे पता करोगे? नहीं कर सकते हो, टाइम लगेगा। अगर पता कर भी लेते हो, बहुत ढूंढना पड़ेगा, तब टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कंट्रोलिंग इतना अच्छे से नहीं होता है, जबकि इसमें कंट्रोलिंग अच्छे से होता है। तो लिखो, इन्वेंट्री कंट्रोल इज
नॉट पॉसिबल। और इन्वेंट्री कंट्रोल इज इजी। जैसे मान लो ना, मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा के फिर हम बोलेंगे ये टॉपिक ना हम एक महीने बाद पढ़ाएंगे, तो तुम लोग का कंट्रोलिंग रहेगा उस टॉपिक पे? नहीं। लेकिन मान लो हम उस चीज को लगातार पढ़ा रहे हैं कि भाई ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे, इस तरीके से अगर हम सोच रहे हैं तो फिर चलेगा। वैसा चलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ये अभी पढ़ा रहे हैं, अभी 5 महीने बाद ही इसको पढ़ाएंगे, तो हो गया कंट्रोलिंग, तुम लोग का भी गया, मेरा भी कंट्रोलिंग गया, ठीक है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करवाए थे, कहाँ तक। वैसे ही देखो ना, ये भूल जाते हैं ना हम कि कितना तक करवाया क्या नहीं, 2-3 दिन का गैप हो जाता है। हम तो फिर भी याद कर लेते हैं, तुम लोग का तो वो भी कंट्रोलिंग नहीं है, तुम लोग तो वो भी भूल जाते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखो। हाँ, ये पॉइंट समझाएंगे, लिख लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द रेसिडुअल वैल्यू दैट इज बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक इज द residual value that is balancing figure। लिखो, समझाते हैं। तो अभी देखो, मैंने तुम लोग को जब पूछा कि देख के आए थे 100 यूनिट है, फिर जाके देख रहे हो कितना है, तो क्या मान लिया? इशू, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो क्या मानोगे? बिक गया। मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो क्या मानोगे? बिक गया। तो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द रेसिडुअल, मतलब बचा हुआ, जो भी बचा हुआ वैल्यू है उसको हम लोग क्या मानेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बैलेंसिंग फिगर के तौर पे क्या निकलेगा? सीओजीएस। क्यों ऐसा निकलेगा? देखो, जब ये वाला मेथड जब हम लोग फॉलो करते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पीरियोडिक मेथड, ठीक है। तो पीरियोडिक मेथड में बोलो हमें क्या क्या पता होगा? ओपनिंग स्टॉक पता होगा, मतलब मेरे गोडाउन में कितना पहले से स्टॉक था वो मुझे नोन होगा, ठीक है। परचेज भी मुझे क्या होगा? ओनर को पता होगा ना कितना खरीदे हो। कोई भी ऑथोरिटी वाला इंसान चेक करने जाए, ओनर को तो पता होगा ना भाई उसने कितना खरीदा है, लिख के तो रखा होगा। नहीं लिखा है, सप्लायर का बिल होगा, कुछ भी तो होगा चेक करने के लिए। तो यहाँ पर, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पर? फिजिकली काउंट करके। फिजिकली काउंट करने से, जब गोडाउन में जाके काउंट करते हो तो क्या दिखाते हो कि इनके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको ही क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो फिजिकली काउंट करोगे, यही तो काम है इस मेथड का, फिजिकली काउंट, ठीक है। देखो, ओपनिंग स्टॉक पता होगा, कैसे पता होगा? इसके पहले फिजिकल काउंट हुआ होगा, तब लिख के रखे हो कि इतना था। तो अब जब नेक्स्ट मंथ जाओगे तो प्रीवियस मंथ का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस मंथ का क्या होगा? ओपनिंग। तो ये नोन कैसे होगा? प्रीवियसली काउंट किया था इसीलिए, ठीक है। और अगर नया बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी का नया बिजनेस है तो फर्स्ट टाइम स्टॉक टेकिंग हो रहा है तो उसका ओपनिंग आएगा? नहीं आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक हमें पता होगा। परचेज हम लोग ओनर से पता कर लेंगे, ठीक है। और जब जाके स्टॉक काउंट करेंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा, मैंने जब पिछले बार काउंट करके देखा था तब मेरा स्टॉक था 100, ठीक है। ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है। और फिर ओनर से पता किया कि कितना परचेस किया आपने? 200। अब हम जाके देख रहे हैं वहां पड़ा हुआ कितना है, मान लो 50, ठीक है। तो मेरा काम क्या है? यही तो चेक करना है कि गोडाउन के अंदर कितना पड़ा हुआ है, 50। तो अब हम बाकी कितना बच रहा है, 300 से 50 लेस करें, तो वो 250 क्या है? सेल ही तो मानेंगे ना कि 100 यूनिट था,
200 यूनिट और खरीदा तो इनके पास 300 होना चाहिए, बट गोडाउन में जाके देखा कितना पड़ा हुआ है 50, तो बाकी क्या हो गया है, सेल हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीओजीएस। तो इस मेथड में सीओजीएस हम लोग का क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर, जिसको रेसिडुअल वैल्यू मतलब बचा हुआ वैल्यू बोल रहे हैं। लेकिन इस केस में बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या एंट्री करते हैं, रिसीव्ड। क्या एंट्री करते हैं, कितना इशू किया, तो बचा हुआ जो है बैलेंस, वही तो मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, नोन। ठीक है, यहाँ पर परचेज भी क्या होता है, नोन, क्योंकि वो तो कंप्यूटर में बैठ बैठ के रिसिप्ट का भी एंट्री कर रहा है, और जो इशू है उसका भी एंट्री कर रहा है। तो इशू को यहाँ पर हम लिख रहे हैं सीओजीएस। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये कितना, ये भी मुझे क्या होता है, नोन। फैक्ट्री से पता कर लेते हैं ना, स्टोर कीपर से, कि भाई कितना इशू किया, मतलब रॉ मटेरियल, यहाँ मैंने सीओजीएस लिख दिया। तो फिर ओपनिंग स्टॉक और परचेज मतलब टोटल स्टॉक अवेलेबल, उसमें से बिक गया तो बचेगा क्या, तो इसीलिए इस मेथड में क्या निकल के आता है, बैलेंस। मतलब बैलेंस जो है उसका नाम क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। और इस मेथड में जो बैलेंस करके निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, सीओजीएस। मतलब इस इक्वेशन में डालोगे, ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी तो ये सब चीजों का ही होता है, तो हमें क्या मिलेगा, सीओजीएस। और यहाँ पर हमारे पास सब पता होता है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बचा हुआ बैलेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर में लिखो, लॉस्ट गुड्स is included in COGS। और यहां पर लिखो, lost goods is included in closing stock। समझाते हैं इसका मतलब। तो देखो, अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो गया, लॉस्ट होने का मतलब एबनॉर्मल रीजन से, जैसे मान लो चोरी हो गया, या फिर मान लो डैमेज होके पूरा खराब हो गया, जो भी हुआ है, या फिर जो डैमेज है वो हमें विजुअलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो गुड्स लॉस्ट हुआ है, तो फिर देखो बोल रहा है कि ये सीओजीएस में इंक्लूड होगा। इसका मतलब, जैसे मुझे ओपनिंग स्टॉक पता था कि 10 यूनिट है, मैंने पूछा परचेज कितना किया, बोला 50 यूनिट, हम जाके काउंट करके देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है 30 यूनिट, तो मेरा, हम ये मान लेंगे कि मेरा कितना स्टॉक बिक गया, 30 हो रहा है, इसको 20 कर देते हैं, तो ये मतलब 30 30 कंफ्यूजन हटाओ, तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 40। तो मेरा सीओजीएस क्या हो गया, 40। अब हम तो सोच रहे 40 यूनिट बिक गया, लेकिन मान लो कि इसमें से 2 यूनिट ना चोरी हो गया था, लेकिन फिर भी हम तो क्या मानेंगे, मुझे तो नहीं पता, हम तो बोलेंगे सीओजीएस में इंक्लूड, मतलब वही बोल रहा है ना, जो लॉस्ट गुड्स है वो दिखाई नहीं देगा, वो कहाँ इंक्लूड होके रहेगा, सीओजीएस। और इस वाले मेथड में भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें कहाँ इंक्लूडेड होगा, जैसे मान लो जो बैठ के एंट्री कर रहा है, 10 यूनिट आया तो रिसिप्ट बोल के एंट्री कर दिया, इसमें से 2 यूनिट इशू कर दिए, तो कितना बैलेंस हुआ, 8। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई स्टॉक लॉस हो गया है, हमें तो नहीं पता, हम लोग कितना बैलेंस दिखा रहे हैं, 80 बैलेंस दिखा रहे हैं, लेकिन मान लो गोडाउन में 2 यूनिट चोरी होके पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग में कितना दिख रहा है, 80 दिख रहा है। ठीक है, तो चोरी भी कहाँ इंक्लूडेड है, वो 8 यूनिट में ही इंक्लूडेड होके पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है, पता चलेगा तो कर पाएंगे। अच्छा, अब बोलो कौन से मेथड में काम बंद करना पड़ेगा, मतलब बिजनेस को बंद कर देना पड़ेगा। पीरियोडिक मेथड। हाँ, ठीक है, क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि गोडाउन में जाके काउंटिंग वगैरह होगा तो बिजनेस का काम क्या होगा, बंद होगा, क्योंकि स्टॉक यूज ही नहीं कर सकते हो। जब काउंटिंग चलेगा तो रॉ मटेरियल निकाल के कैसे लेके जाओगे, तब तो फिर गलत हो जाएगा ना काउंटिंग, तो फिर बिजनेस का काम बंद रहे। क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर लिख दो, इन्वेंट्री कैन बी डिटरमाइंड विदाउट
affecting the operation of the business, the operation of the business। ठीक है, इसमें बिजनेस को बंद करने का किसी तरीके का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक पॉइंट बोला है तो सेम ही, ठीक है, फिर भी लिखवा देते, लिख लो, एक ही बात है, लिख लो, दिस सिस्टम डिटरमाइन, प्रोवाइड्स, लिखो, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड COGS एट ए पर्टिकुलर डेट। मतलब जिस दिन फिजिकल स्टॉक टेकिंग होगा उस डेट पे ये सिस्टम हमें क्या क्या प्रोवाइड कर देगा, COGS का वैल्यू, और इन्वेंटरी भी पता करके आएंगे ना, जो बचा हुआ है वही तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो हम लोग का COGS। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली काउंट करके पता करेंगे, तब तो निकालेंगे कि COGS इतना है, तो इन्वेंटरी निकालेंगे, फिर बाकी जो डेटा है ओपनिंग परचेस उसके साथ एडजस्ट करके क्या निकालेंगे, COGS। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे और ओपनिंग और परचेस के साथ, ये देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे, ओपनिंग और परचेस के साथ एडजस्ट करके क्या निकालेंगे, उस पर्टिकुलर डेट का COGS, ये चीज बोला है। ठीक है, और इसी के साथ सिमिलरिटीज करके इधर लिखे, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन about inventory and cost of sales। तो ये हमें क्या क्या बताएगा, स्टॉक का तो इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा, मतलब कितना खरीदा, कितना इशू किया, कितना बचा हुआ है, तो वो हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री, कितना स्टॉक रिसीव्ड, कितना इशू, कितना बचा हुआ है, और साथ ही साथ और क्या बता देगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को COGS भी लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब और COGS में फर्क क्या होता है पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है कि जब COGS में हम लोग मार्केटिंग का खर्चा भी लगा देते, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो फिर वो क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब जैसे देखो कोई प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसमें सबसे पहले कॉस्टिंग, मतलब जो कॉस्ट शीट बनता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले खर्चा लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या लिखते हैं डायरेक्ट लेबर, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो लिखते हैं, तो ये सब मिला के क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, मतलब सारा डायरेक्ट आइटम क्या होता है, डायरेक्ट आइटम का मतलब वो हर एक आइटम जो 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये तुम लोग को, मतलब जिन्होंने क्लास किया है, जब हम करवा रहे थे, कहाँ किया है, कौन से टॉपिक में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तुम लोग को बताया था। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो सब कॉस्ट जो 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या था, किसी को याद है 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई होने का मतलब, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम अगर तुम लोग को सभी को एक एक मान लो लिखने का कॉपी दे रहे हैं मेरे तरफ से, ठीक है, तो क्या मुझे पता है कि पर स्टूडेंट पे मेरा कॉपी का खर्चा कितना है, मान लो कॉपी है 50 रुपए का, तो मुझे पता है कि अगर 4 जन यहाँ बैठे हो तो हम 4 जन को दे रहे हैं, बाकी जो लोग ऑनलाइन सभी को अगर हम दे रहे हैं, तो मुझे पता है पर स्टूडेंट पे कितना खर्चा है, 50 रुपए। और मैंने ये बोला था, ये देखो अभी जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं एक एक जन पे कितना इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा, नहीं, हम क्लास लेते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि मेरा हर एक क्लास पे कितने रुपए का इंटरनेट मैंने खर्चा किया, ইউনিট ভাগ করছো সেটা তো তোমার টোটাল বিল আসছে। হ্যাঁ, করতে তো হবেই, তার মেথড আছে, কিন্তু সহজে করতে পারি না, যেটা সহজে করতে পারবো না ওটা ইনডাইরেক্ট।
তার মানে এটা থোড়ি আছে যে বিজনেসম্যান ইলেকট্রিকের খরচাটা জুড়বেই না, তাহলে ফ্যাক্টরিতে তো এত ইলেকট্রিক ইউজ হচ্ছে, তাহলে আমাদেরকে যে এত গুডস বিক্রি করছে ওরা, তাহলে ওরা ইলেকট্রিকের খরচাটাই যদি না জোড়ে তাহলে বিক্রি কি করে जोड़ा जाता है? एस्टिमेटेड में होता है वो, एग्जैक्टली नहीं होता है, वो सारे चीज एग्जैक्टली नहीं होता है। जो इस तरीके का खर्चा है उसको कभी भी प्रोडक्ट में एग्जैक्टली एड ऑन नहीं कर सकते। ऐसा और भी एग्जांपल दिया था तुम लोग को टेलर का, ठीक है, मैंने बोला था कि टेलर को ले जाके एक शर्ट का कपड़ा दे रहे हो भाई सिल के दो, तो शर्ट का कपड़ा कितना मीटर करके खरीदे वो तो पता है ना, दुकानदार को पैसा दे के आए, लेकिन वो जब सीलता है तो वो ये बता सकता है कि एक शर्ट पे कितने रुपए का जो है धागा, हाँ मैंने सूतो लेगे से, वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता है, क्योंकि वैसे करके वो एस्टिमेट थोड़ी करता है, एक के ऊपर एक सिलता है, अभी शर्ट सिल रहा था अभी कुछ और सिल दिया, फिर वही धागे से कुछ और सिल रहा है, तो वो ऐसे थोड़ी बता सकता है कि एक धागा उसी पे लगा है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। या फिर इलेक्ट्रिक जो यूज कर रहा है शर्ट को सिल रहा है, तो वो भी तो हम लोगों से ही लेगा भाई, हमारा शर्ट सिल के देगा तो इलेक्ट्रिक बिल भी तो जोड़ेगा, जोड़ वो देता है, लेकिन वो उतना आसान नहीं होता है। वो सारे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, ये सब मिला के क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद खर्चे को फंक्शनल वे में डिवाइड किया जाता है, तो पहला होता है फैक्ट्री का फंक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है सारा इनडायरेक्ट खर्चा। फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चे में क्या क्या आ जाएगा, फैक्ट्री में यूज होने वाले एसेट्स का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, फैक्ट्री रिलेटेड सारा आइटम जो तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में याद करो मैंने बताया था, ठीक है। अब ये ऐड करने से क्या आता है पता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें वर्क्स कॉस्ट आता है, हाँ वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हो, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके बाद आता है, गलत लिख दिया था, सही है, वर्क्स कॉस्ट आता है, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें ऐड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मतलब जो लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे जो अकाउंटेंट है मैनेजर है, इनको भी तो रखता है कंपनी, तो इनका खर्चा फिर जोड़ना पड़ेगा, तो ये जोड़ने के बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसमें क्या ऐड ऑन करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब तुम लोग पूछ ही सकते हो फिर मैम सीओजीएस तो नहीं दिखाया आपने, हाँ वो सब भी आएगा, सीओजीएस तो नहीं दिखाया ना, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ऑफिस एंड फैक्ट्री ओवरहेड में भी आता है, क्या आता है, ओपनिंग WIP। अगर मेरे पास प्रीवियसली कोई ऐसा स्टॉक है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस बार के फैक्ट्री ओवरहेड के साथ वो वाला भी क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि प्रीवियसली जो आधा बना हुआ स्टॉक है उसको हम लोग इस बार क्या करेंगे, कंप्लीट। ऐसा थोड़ी है कि प्रीवियस 5 यूनिट शर्ट नहीं बना था, 5 पीस, अभी हम लोग नया 15 पीस बनाने बैठ गए, ये थोड़ी है, पहले वाला ऑर्डर तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसीलिए ओपनिंग WIP ऐड होता है। और अगर क्लोजिंग में कुछ WIP है तो वो क्या हो जाता है, लेस होता है, लेस होने के बाद आ जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जब ऐड होता है तो उसमें क्या ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड होने से क्या आता है, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, फिर वहां से जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, यही फर्क होता है और कुछ। सीओजीएस में कॉस्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा तो ही तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आए, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग MCQ जो है ये हम लोग का बचा, MCQ कर लेते, ये वाला जैसे सबसे पहले क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ परचेज कितना होगा अगर COGS इतना है, ओपनिंग स्टॉक इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, बताओ तुम लोग, निकालो, तुम लोग कोई टाइम दे रहे निकालने के, है 5। $80,900। 80,900। हम्म, सी होगा।
देखो सबका आ रहा है कि नहीं, 80,900 आना चाहिए। तो कैसे निकालोगे? तो यही तो हम लोग सीख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे दिया है, 5,800। परचेज कितना है, 700। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6,000। तो परचेज इक्वल क्या हो जाएगा, 6,000 प्लस 80,700 माइनस 5,800। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करने से 80,900। ऐसे करके निकलेगा। हम यहीं पर करते हुए जाएंगे, वहां और नहीं कर रहे, ठीक है? यहीं पर साइड में दिखा दे रहे, तुम लोग अपना लिखो। उसके बाद ये टू वाला करो। Average inventory 12,000, closing inventory is 3,000 more than opening inventory, the value of closing inventory। तो average inventory कैसे निकालते हैं? हाँ, Opening plus closing by 2. है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय करके निकलता है एवरेज। सही बात। 13,200। उसको क्या है ना, 500 होता है। 500। देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करने से क्या होता है, एवरेज। एवरेज तो गिवन है कितना, ठीक है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,000 मोर देन ओपनिंग, तो ओपनिंग को कितना मान लो, एक्स। तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3,000, क्योंकि 3,000 मोर है, डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24,000। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 21,000। तो x हो जाएगा 21,000 बाई 2, कितना होता है, 10,500। तो ये तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू निकला ना, वो एक्स माना था। अब इसमें 3,000 और ऐड कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। तो 10,500 में 3,000 ऐड करने से कितना आता है, 13,500। ये वाला हटा रहे, ठीक है? ये वाला रखे हैं, ये हटा रहे। बोलो समझ में आ गया? ये वाला बोलो, थर्ड नंबर वाला। While finalizing the current year's profit, the company realized that there was an error in the valuation of closing inventory of the previous year। previous year का closing stock calculate करते वक्त कुछ गलत हो गया था। previous year क्या हुआ था, closing inventory was valued more by 50,000। तो इससे क्या रिजल्ट होगा? तो बोला है क्या क्या ऑप्शन, देखो बोल रहा है कि प्रॉफिट, सॉरी, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड, करेंट ईयर प्रॉफिट इज आल्सो ओवरस्टेटेड। फिर बोला है previous year profit is overstated, current year understated, previous year understated, current year profit is also understated। तुम लोग बोलो कौन सा है? बोलो क्वेश्चन। बी होगा, सही है, बी होगा। देखो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त क्या हुआ था, गलत हुआ था। गलत क्या है, क्लोजिंग स्टॉक गलती से क्या दिखा दिया हम लोगों ने, ज्यादा, कितना, 50,000। लेकिन देखो अमाउंट से तो कोई लेना देना नहीं, हम लोग को सिर्फ क्या बताना है, इम्पैक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक जिस साल बढ़ा उस साल का प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है, प्रोपोर्शन। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्या होगा, ओवरस्टेटेड, ठीक है? करंट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरा आंसर ए होगा, बी होगा कि सी होगा? हाँ, तो वो तो होगा ही नहीं। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो करंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर अगर ये है तो करंट ईयर उसके बाद वाला है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का क्या रिलेशन, ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम होता है। तो फिर करंट ईयर प्रॉफिट ऑल्सो, ऑल्सो नहीं होगा, करंट ईयर प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड, दोनों उल्टा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी।
अब ये बोलो, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर कंपनी Q company for the year 2021-22. Cost of goods available for sale 1 lakh, total sale 80,000, opening stock 20, gross profit margin on sale 25%. Calculate inventory of goods for the year 21-22. Closing inventory. तो closing stock निकालने के लिए बोला, निकाल। मैंने सी। आंसर तो ठीक ही है। इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी है, वो समझ लेने से ही हो जाए। पहला लाइन में सब कुछ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये मेन पॉइंट। अवेलेबल फॉर सेल कौन सा स्टॉक होता है, कौन सा स्टॉक बेच सकते हो? सही है, फिनिश गुड्स। तो वो फिनिश गुड्स हमारे पास कैसे आके पहुंचता है? अगर ट्रेडर हो तो फिनिश गुड्स बेचने के लिए क्या किया होगा? खरीदा होगा। और अगर मैन्युफैक्चरर हो तो क्या किया होगा? प्रोड्यूस्ड किया होगा। तो करेंट ईयर प्रोड्यूस्ड किया होगा, और प्रीवियस ईयर का भी तो हो सकता है ओपनिंग। प्रीवियस ईयर खरीदा था तो ओपनिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब कौन कौन सा स्टॉक? मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्या है? परचेज। ये तो हमें दे ही दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज मिला के कितना है? इससे क्या माइनस करोगे? सीओजीएस। तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मिला के कितना दे रखा है? 1 लाख। सेल कितना किया है? 80,000। लेकिन मुझे तो सीओजीएस निकालना है, तो 80,000 से क्या लेस करोगे? उसका प्रॉफिट, जो कि 25% है, वो भी सेल के ऊपर बता दिया है। तो इस पे कितना लगाओगे? 25%। तो 1 लाख और 80,000 पे 25%, 1/4 होता है, मतलब 20,000, मतलब 60,000। ठीक है, तो फिर ये कितना आ जाएगा? 40,000। तो ये बोल सकते हो अच्छा क्वेश्चन। ये यहाँ पर ही प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर इस चीज में हम लोग ध्यान नहीं दिए तो फिर गलत हो जाए। क्योंकि देखो, सेल से जीपी लेस कर दोगे वो भी ठीक है, लेकिन अगर ये प्लस ये कर देते हो तो गड़बड़ हो गया ना। 20,000 का तो यहाँ कोई काम है ही नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना बोल सकते हो, अगर इससे परचेज निकालने बोला तो कितना बोलोगे? 80,000। 1 लाख तो टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल है, और ओपनिंग में है कितना? ओपनिंग में पहले से कितना था? हाँ, तो फिर अगर परचेज पूछा तो कितना बोल दोगे? 80,000। ये दोनों का डिफरेंस। अच्छा, अब ये वाला बोलो, इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन सेल के ऊपर कितना होगा? सेल के ऊपर हमेशा ज्यादा होता है, तो अगर 1/4 है तो वो कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 का मतलब 5 × 2 = 10, 20%। हाँ, ये देखो, 25% ऑन कॉस्ट का मतलब 25/100। ये सब तो सिखाया, प्रैक्टिस करो घर पे। ये प्रॉफिट और ये क्या है? कॉस्ट। प्रॉफिट फिक्स्ड होता है, प्रॉफिट ऑन सेल बोला है, प्रॉफिट फिक्स्ड है। सेल वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर 4 रुपए का खरीदा हुआ चीज बेच के 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना? तो बोलो कहाँ चला गया? अच्छा, तो बेटा यूज कुछ। तो ये कितना सेल वैल्यू कितना होगा?
5, तो 1/5 को परसेंटेज में कैसे करोगे? इंटू 100 करने से कितना होता है? 20%। देखो ये हम स्टार्टिंग से बहुत बार बता चुके हैं। सबसे मेन बात ये है कि ये हर जगह लगेगा, इसको दिमाग में डालने का कोशिश करो। फिर बोल रहा है गुड्स परचेस्ड 1 लाख, सेल्स 90,000, मार्जिन 20% ऑन कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो। है परचेस किया था 1 लाख का, उसमें से सिर्फ तो बेचा ही है, ओपनिंग स्टॉक वर्क तो कुछ भी नहीं है। इतना खरीदा था, बेचा कितना है? लेकिन वो तो सेल वैल्यू है ना, उसको कैसे ऑप्शन सी। माइनस कर? ऑप्शन सी 6 कहाँ? 90,000 को बेचा है, लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना लगाओगे? 20%। तो कॉस्ट पे बोला है, तो 20% मतलब कितना होता है? 1/5। तो ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट ऑन सेल। तो 1 क्या हो जाएगा? 6। तो 90,000 पे 1/6 प्रॉफिट कमाया है, तो 90,000 माइनस, हाँ 90,000 का 1/6 कितना हो जाएगा? ये बचपन में जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होता है उसी में तो करते हो। 6-7 में होता है ऐसा क्वेश्चन। बोलो कितना हो जाएगा? এটা কত? কত? 15,000। 15, ठीक है। तो फिर 1 लाख माइनस 75,000, 1000 को के से लिखते हैं, तो ये कितना हो गया? 25,000। फिर बोल रहा है कंपनी इज फॉलोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर वैल्यूइंग इट्स इन्वेंटरी, द डिटेल्स ऑफ इट्स परचेज एंड इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द वीक आर एज फॉलोज। तो इतना ओपनिंग इन्वेंटरी 50 यूनिट्स, वैल्यू इतना, इतना परचेस किया 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ इतना, इतना इशू किया है और इतना परचेस किया। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द वीक, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री बताना है वीक के एंड में। तो ये एक वीकली डेटा ही दिया है वेटेड एवरेज मेथड से। तो वेटेड एवरेज मेथड में कैसे करके होता है, याद है? हाँ, तो कैसे निकालोगे? तो 1/12 को ओपनिंग में कितना था? 50। तो ये रिसिप्ट कॉलम, ये इशू कॉलम और ये बैलेंस। तो 50 था और वैल्यू कितना था? 2200। तो एट द रेट कितना होगा? हाँ, तो कैसे निकालना? 2200 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 50, तो ही तो पता चलेगा। 50 यूनिट का अगर टोटल कॉस्ट 2200 है, तो फिर एक यूनिट का कितना है? डिवाइडेड बाय 50 करोगे ना यार। तो ये हो गया। अच्छा, अब इशू कुछ भी नहीं हुआ था, बैलेंस में कितना बचेगा? 50 यूनिट ही 44 करके 2200। अच्छा, फिर 2 तारीख को परचेज हुआ है 100 यूनिट, कितना करके? 47 करके, कितना होता है? 4700। तो 50 और 100 मिलके कितना हो गया? 150, और 2200 और 4700, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 6900। ठीक हो सकता? अच्छा, डिवाइड करने से कितना आएगा? 46, मतलब 6,900 डिवाइडेड बाय कितना करना है? 150। तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तब ना एवरेज रेट निकलेगा। फिर 4 तारीख को क्या हुआ? इशू किया है हम लोगों ने कितना? 50 यूनिट। अब वो कितना रेट में होगा? मिक्स्ड वाला रेट 46। तो कितना हो जाएगा? 2300। 150 से 50 चला गया, कितना बचा? 100। 6,900 से 2,300 चला गया, कितना बचेगा? डिवाइडेड बाय 100, फिर से 46 है। और फिर इसके बाद 5 तारीख परचेज 200 यूनिट, कितना करके? 48 करके, तो कितना होगा? 9,600। तो 100 और 200 कितना हो गया? 300। 9,600 और 4,600 कितना हो जाएगा? रेट 47.33 और टोटल 200। तो ऑप्शन ए ये हो गया वैल्यू और ये हो गया रेट 47.33। तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ सेल किसके साथ इक्वल होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से सीओजीएस आता है। तो मैंने अभी समझाया ना, सीओजीएस और सीओएस में फर्क क्या है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा तो सीओजीएस ही क्या हो जाता है? सीओएस। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन में सीओजीएस ही देना चाहिए बट लिख दिया है सीओएस। चलो, इन्वेंट्री इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर करेंट एसेट। इन्वेंट्री मतलब तो स्टॉक होता है, ये कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? करेंट एसेट में ना। स्टॉक कहाँ दिखाते हो? करेंट एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को परमिट नहीं करता? नहीं, लिफो को परमिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका एक रीजन है सबसे बड़ा, कि लिफो में क्या होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो पुराना लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो जो पहले का सामान है वो तो पड़ा पड़ा बेकार होगा, ठीक है। और इसीलिए इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ना बोला गया है। Which inventory costing formula calculates value of closing inventory considering that inventory most recently purchased has not been sold? बोलो। Last in first out की बोले थे, विच इन्वेंट्री कॉस्टिंग फॉर्मूला, इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो क्या कैलकुलेट करके दे? फीफो होगा ना। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कंसीडरिंग, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या आएगा? बोल रहा है ये क्या आना चाहिए? इन्वेंट्री मोस्ट रिसेंटली परचेज हैज नॉट बीन सोल्ड। क्योंकि फीफो में क्या होता है, अभी 10 खरीदा, फिर 11, फिर 12, तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा पड़ा हुआ रहेगा? 12। तो मोस्ट रिसेंटली परचेज हैज नॉट बीन सोल्ड, वो तो फीफो में ही होगा ना। रिसेंटली परचेज कौन सा है? 12, वो बिका नहीं है, तो वो कौन से मेथड में हो सकता है? फीफो, क्योंकि वो तो पहले ये दोनों को आउट करेगा फिर लास्ट में इसे आउट करेगा। फिर 12th नंबर में बोल रहा है, हाँ? कौन सा वाला? बी, कंजर्वेटिज्म अप्रोच। ये तो लास्ट क्लास ही बोला था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड विच ऑफ द मेथड्स विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब चीजों का दाम बढ़ रहा है, आज 1 रुपया, कल 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो बोल रहा है इन्वेंट्री का वैल्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा कब दिखेगा? अगर वो 5 रुपए में दिख रहा है तो 5 रुपए में कब दिखेगा? कौन सा मेथड फॉलो करने से दिखेगा? बोलो, 5 रुपए में कब दिखेगा? मुझे एक चीज बोलो, मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 5 रुपया कब दिखेगा? जब मैंने ये सारे को कंज्यूम कर लिया है, तो ये सब आगे खरीदा था, ये सब कंज्यूम हो गया, ये बचा हुआ है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 5 रुपए दिख रहा है। तो ये सब कंज्यूम कब होगा? जब हम फीफो फॉलो करेंगे कि वेटेड एवरेज की लीफो? फीफो, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना, तो ये तो पहले फर्स्ट। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक हाईएस्ट वैल्यू कब दिखेगा? जब हम लोग, क्योंकि अगर मार्केट में चीजों का दाम बढ़ते जा रहा है, तो फिर मैंने तो पहले जो कम में खरीदा वही तो पहला यूज कर रहे, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा हायर वैल्यू वाला ही दिखेगा ना। तो फिर ये हो जाएगा फीफो। और 14th नंबर में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट कंसिडर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? हिस्टोरिकल मेथड कौन सा नहीं है? हाँ, मतलब जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल। इसको क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोरिकल, है ना। और हिस्टोरिकल में क्या क्या आता है? फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ठीक है। इसमें एक पॉइंट, एक चीज लिखवाना था कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। हाँ, जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है, लिख लो। कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो तो तुम लोग को लिखवाया था। कॉस्ट एक्सक्लूड क्या क्या करता है? मतलब क्या क्या कॉस्ट में एक्सक्लूड होता है। इंक्लूड क्या क्या हुआ था? कोई भी चीज का परचेज प्राइस और कन्वर्जन कॉस्ट और कॉस्ट एक्सक्लूड क्या क्या होता है? वाइल वैल्यूएशन इज डन, क्या क्या एक्सक्लूड होगा? बोल रहे किसी तरीके का एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, किसी तरीके का स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
ये सब चीज कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो जिसमें देखो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग है ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट का मतलब होता है हम लोग का वर्क्स कॉस्ट तक, जो मैंने दिखाया कि फैक्ट्री तक जो वो बन रहा है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री तक जब वो बन के रेडी हो रहा है वही हम लोग का क्या होता है, कॉस्ट होता है। तो फैक्ट्री का फंक्शन कंप्लीट होने के बाद तो ये दोनों लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट कैलकुलेट के पार्ट में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, और ये एबनॉर्मल लॉस क्यों नहीं आता है, एबनॉर्मल लॉस को अगर अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज करोगे तो तुम लोग का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, मान लो कोई ट्रेडर है, ठीक है, मतलब जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर भी सोच सकते हो। तो मान लो वो जो प्रोडक्ट बेचता है, मान लो चावल बेचता है, ठीक है, तो अब उसका चावल चोरी हो गया, अब वो जो चावल 70 रुपया पर किलो में बेच रहा था चोरी हो गया बोल के बोल रहा है हम इसी को 75 रुपया पर किलो में बेचेंगे, कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो एबनॉर्मल लॉस कभी भी हम लोग कॉस्ट में लगा सकते हैं नहीं, हम लोग कॉस्ट को एबनॉर्मल लॉस, वो तो एबनॉर्मल लॉस है ना, चोरी होना, उसको जोड़ के हम लोग नहीं दिखा सकते, ठीक है। और ऐसा कोई स्टोरेज कॉस्ट जो कि देखो स्टोरेज कॉस्ट जैसे कि मान लो रेंट, ठीक है, तो रेंट को क्या डायरेक्टली कॉस्ट पे लगा दोगे, नहीं, ठीक है। तो स्टोरेज कॉस्ट अगर किसी तरीके का है तो वो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्सक्लूडेड पार्ट जो है ये याद रखो। अच्छा, और मैंने एक तुम लोग को स्पेयर पार्ट्स बोला था ना, तो उसमें एक चीज लिखना चाहिए हम लोग को, जो मशीन का स्पेयर पार्ट्स है, तो स्पेयर पार्ट्स मैंने क्या बोला था, करंट एसेट होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो देखो मैंने करंट एसेट में तुम लोग को तीन चीज बताया था, एक बोला था फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स किस काम में यूज होता है, फॉर सेल, ठीक है, नहीं फॉर सेल, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो। और रॉ मटेरियल का जो करंट एसेट है वो किस लिए यूज होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है। और जो हम लोग का स्टोर स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स है, ये बताया था तुम लोग को, स्टोर स्पेयर्स और लूज टूल्स, लूज टूल्स और कंज्यूमेबल्स, ठीक है। ये सब हम लोग का क्या है, करेंट एसेट है। ये किस लिए यूज होता है, फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के काम में ये सब हमें जरूरत पड़ता है ना। लेकिन अगर कोई स्पेयर पार्ट्स मशीन का है, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन इज नॉट स्टॉक, यानी वो करेंट एसेट नहीं है। मशीन का स्पेयर पार्ट्स मतलब वो अपने आप में ही एक फिक्स्ड एसेट होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो उसका बेनिफिट अगर हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बन रहा मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली मशीन का स्पेयर पार्ट्स क्या होगा, फिक्स्ड एसेट के तरह ही काम करेगा। जैसे मान लो ये लैपटॉप का भी तो बहुत सारा स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है। अब मान लो कि इस लैपटॉप में ये कीबोर्ड बदला दिया, तो ये भी तो एक पार्ट्स ही है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड जो है क्या ये करे, ये स्टॉक होगा, स्पेयर पार्ट्स है तो क्या ये स्टॉक होगा, नहीं, मेरे लिए तो नहीं है ना, जो लोग बेच रहे हैं उनका बात छोड़ो, मेरे लिए क्या होगा। हाँ, तो इस तरीके का स्पेयर पार्ट जिसका बेनिफिट मुझे मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट। अब मान लो यहाँ कुछ छोटा मोटा स्क्रू लगा हुआ है, खुल गया, वो लगा दिया, ठीक है, तो वो फिर क्या है, वो करेंट एसेट है। तो मशीन में छोटा मोटा जो चीज लगते जाता है कि यूज करते करते टूट जाता है, एक साल के अंदर 5 बार 7 बार बदलाना पड़ता है, वो सारे स्पेयर पार्ट्स लूज टूल्स क्या होंगे, करेंट एसेट। लेकिन ऐसा कोई स्पेयर पार्ट्स जिसका बेनिफिट हमें मोर देन, तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टॉक। तो बेसिकली मशीन का स्पेयर पार्ट्स इस तरीके का ही होता है, तो वो स्टॉक नहीं है। ठीक है, चलो इन्वेंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट लिखना है किसी और को, हम रिकॉर्डिंग एक बार बंद कर ले फिर हम दिखा देते हैं, अगर किसी को कुछ लिखना है तो।